नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लाशों का समंदर पार्ट 2। क्या हुआ? पनडुब्बी खतरे में है। सागर दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में पहुंचा। क्या हुआ? सब कुशल तो है? नहीं, पनडुब्बी में आग लग गई है। आग लग गई है? कैसे? कहाँ? इंजन रूम में। कैसे लगी यह अभी पता नहीं। हमने एटमी इंजन बंद कर दिया है, लेकिन हम सख्त खतरे में हैं। अगर आग पर जल्दी ही काबू न पाया गया तो किसी भी क्षण पनडुब्बी फट सकती है। तभी एक जवान कंट्रोल रूम में प्रविष्ट हुआ। सर, हमने पता लगा लिया है, आग इंजन में लगी है। क्योंकि इंजन के पुर्जे तेल और ग्रीस में भीगे रहते हैं, इसलिए आग तेजी से फैल रही है, मगर धुएं के कारण इंजन रूम में घुसना कठिन है। ऑक्सीजन मास्क निकालो। कमांडर ने माइक्रोफोन उठाकर आदेश दिया। ऑक्सीजन मास्क पहनकर चार आदमी अंदर जाकर आग बुझाएं। 15 मिनट से अधिक एक पार्टी अंदर धुएं में न रहे। इंजन रूम के निकट भगदड़ मची हुई थी। जल्दी करो, 4 आदमी अंदर जाओ। 4 आदमियों की पहली पार्टी इंजन रूम में घुसी तो अगली पार्टी के साथ मैं जाऊंगा, तो आप मास्क पहनिए। इंजन रूम के भीतर धुआं बहुत अधिक था। कंट्रोल रूम में कमांडर प्रताप की चिंता बढ़ती जा रही थी। सर, आग फैलती जा रही है। गैस मास्क पहनकर भी कोई 5 मिनट से अधिक भीतर नहीं रुक पा रहा है। ओ माय गॉड! सर, आग बुझ नहीं रही। स्टाफ थक चुका है। कुछ लोग धुएं के कारण बेहोश हो चुके हैं। बेहोश की चिंता छोड़ो, जान की फिक्र करो। जो लोग होश में हैं बारी बारी से अंदर जाकर आग बुझाए। मैं भी आ रहा हूँ। आइए मिस्टर सागर, हम भी आग बुझाने चलते हैं। चलिए। वह इंजन रूम के सामने पहुंचे तो यह लोग धुएं से बेहोश हुए हैं। यस सर। वह कुछ और आगे बढ़े तो मैं फिर अंदर जाऊंगा, मुझे मास्क दो। क्या बात है डॉक्टर जेम्स? डॉक्टर जेम्स से पहले अफसर इंचार्ज ने उत्तर दिया। सर, डॉक्टर जेम्स पहले ही 2 बार भीतर जाकर आ चुके हैं। अब यह फिर जाना चाहते हैं। बार बार अंदर जाने में खतरा है। मैं खतरे से नहीं डरता। तुम मास्क दो मुझे। मास्क दे दो। यह व्यक्ति सचमुच बहादुर है। हमें भी अब कुछ बहादुरी दिखानी चाहिए। कमांडर ने चिल्लाकर कहा, गैस मास्क लाओ। अगली पार्टी के साथ मैं और डॉक्टर सागर जाएंगे। पनडुब्बी का स्टाफ आग से जंग करता रहा। सागर भी 2 बार आग बुझाने इंजन रूम में गया। माय गॉड! मास्क पहनकर भी अंदर दम घुट रहा है। डॉक्टर जेम्स 4थी बार आग बुझाने गया था। जब वह बाहर निकला तो अरे संभालो! सागर ने डॉक्टर जेम्स को संभाला। यह बेहोश हो गए हैं। स्ट्रेचर लाओ, अस्पताल पहुंचा दो। कर्मचारी डॉक्टर जेम्स को स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। आग से जंग अभी जारी थी। 4 घंटे तक पनडुब्बी का स्टाफ आग से लड़ता रहा और मौत से संघर्ष करता रहा। फिर इंजन रूम से बाहर आने वाली पार्टी ने शुभ समाचार दिया। आग बुझ चुकी है, अब हम खतरे से बाहर हैं। सब लोग खुशी से नाच उठे और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देने लगे। अगले 1 घंटे बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो कमांडर प्रताप ने सागर को अपने केबिन में बुलाया। मिस्टर सागर, इस आग के बारे में आपकी क्या राय है? आपके विचार में यह आग संयोगवश लगी थी या हत्यारे ने लगाई थी? यही जानना चाहते हैं ना आप? हाँ, मुझे विश्वास है यह आग हत्यारे ने लगाई थी। आपका मतलब है हत्यारा हमारे साथ खुद भी मरना चाहता था? नहीं, फिर उसने आग क्यों लगाई? आग पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए नहीं लगाई गई थी। मेरा अनुमान है कि हत्यारे का अनुमान गलत निकला। उसने इंजन रूम में कोई चीज़ जलाकर इसलिए डाली थी ताकि इंजन रूम में धुआं भर जाए और आप घबराकर पनडुब्बी को सतह पर ले जाए। फिर इंजन वगैरह की चेकिंग में 3-4 घंटे लग जाए। लेकिन हत्यारे का वार उल्टा पड़ गया। इंजन रूम में तेल और ग्रीस ने आग पकड़ ली और स्वयं हत्यारे की जान के भी लाले पड़ गए। लेकिन हत्यारा हमें सतह पर क्यों ले जाना चाहता था? इसका उत्तर तो हत्यारा दे सकता है, मगर वह धूर्त है कौन? उसे कैसे पहचाना जाए? मैं उसे पहचान चुका हूँ। सच? कौन है वह? यह मैं अभी आपको नहीं बता सकता। फिलहाल मैंने डाइनिंग हॉल में कुछ लोगों को एकत्र किया है। चलिए वहीं चलते हैं, वहीं मैं हत्यारे से आपकी मुलाकात कराऊंगा। डाइनिंग हॉल में उस समय 12 आदमी थे। वह सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? खुदा जाने। बुलाया किसने है? डॉक्टर सागर ने। सागर और कमांडर प्रताप हॉल में प्रविष्ट हुए। डॉक्टर सागर, क्या आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया है? जी हाँ, आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। कमांडर प्रताप भी बैठ गए थे। सागर ने खड़े रहकर ही कहना आरंभ किया, दोस्तों, मैं पहले अपने बारे में एक बात बता दूं। मैं वास्तव में डॉक्टर नहीं हूँ,
बल्कि भारतीय सीक्रेट सर्विस का जासूस हूँ। जासूस? अगर आप जासूस हैं तो स्टेशन कोल्डा किस लिए आए थे? वही मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। सागर ने कहानी सुनानी शुरू की। कुछ मास पूर्व भारत सरकार ने एक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। उस उपग्रह में अत्यंत आधुनिक कैमरे लगे हुए थे। अंतरिक्ष में जाकर उपग्रह को एक शत्रु देश के ऊपर से गुजरना था। हमारा उपग्रह जब शत्रु देश के ऊपर से गुजरेगा तो उसमें लगे कैमरे शत्रु की सभी मिसाइल्स अड्डों की फिल्म बना लेंगे। गुड। लेकिन उच्च अधिकारियों की यह योजना अचानक विफल हो गई। अरे, यह क्या हुआ? उपग्रह का कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गया है। कंप्यूटर की चेकिंग करो। वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश के बावजूद उपग्रह को कंट्रोल नहीं किया जा सका। बेकार है, अब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यह बहुत बुरा हुआ। तुरंत ही उच्च अधिकारियों की आपातकालीन बैठक हुई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उपग्रह हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वह अपने निर्धारित किए हुए केंद्र से हटकर घूम रहा है। आपका मतलब है अब वह शत्रु देश के मिसाइल्स अड्डों की फिल्म नहीं बना सकेगा? जी हाँ, लेकिन इससे भी बुरा समाचार यह है कि उपग्रह अपने केंद्र से हटने के बाद अब हमारे ही देश के ऊपर घूम रहा है और हमारे ही सारे फौजी अड्डों की फिल्म बना रहा है। ओ माय गॉड, यह तो बहुत बुरी खबर है। सबके चेहरे उतर गए। यह बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि वह उपग्रह अपनी बनाई हुई फिल्मों का कैप्सूल एक निर्धारित समय पर नीचे फेंक देगा। उसमें यही सिस्टम रखा गया था कि शत्रु के मिसाइल्स अड्डों की फिल्म बनाकर वह एक निर्धारित स्थान पर फेंक दे। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। उपग्रह अब हमारे ही ठिकानों की फिल्में बनाकर कैप्सूल फेंक देगा और वह कैप्सूल भी अब उस स्थान पर नहीं गिरेगा जहां उसे गिरना चाहिए था। यह तो बहुत खतरनाक बात है। अगर वह कैप्सूल किसी शत्रु देश में गिर गया तो क्या होगा? उस कैप्सूल को शत्रु देश में नहीं गिरना चाहिए। लेकिन जब उपग्रह हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं? तभी आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। हमने जो हिसाब लगाकर देखा है उसके अनुसार फिल्मों का वह कैप्सूल किसी शत्रु देश में नहीं गिरेगा। फिर कहाँ गिरेगा? साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर, और वहाँ से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अच्छी खबर है। उसी दिन आला कमान और फौज के उच्च अधिकारियों की बैठक में निर्णय किया गया कि फिल्म का वह कैप्सूल प्राप्त करने के लिए दक्षिण ध्रुव पर एक फौजी दल भेजा जाए। लेकिन चूंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह मशहूर किया जाए कि वह दल दक्षिण ध्रुव पर मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने जा रहा है। कमांडर रवि खन्ना को दल का इंचार्ज बनाकर भेजा जाए। ठीक है। यह कहानी सुनाकर सागर ने कहा, आप समझ गए होंगे कि स्टेशन कोल्डा क्यों स्थापित किया गया था। मौसम संबंधी छानबीन केवल बहाना था। असली मकसद तो वह फिल्में प्राप्त करना था। हाँ, हम समझ गए। लेकिन कमांडर रवि ने हमें यह सब क्यों नहीं बताया था? इसलिए नहीं बताया होगा कि उनका मिशन गुप्त था। केवल उनके दो साथी इस भेद को जानते थे। वह तीनों एक ही केबिन में रहते थे। उनके पास कुछ विशेष मशीनें थीं जिनसे वह उस कैप्सूल का पता चला सकते थे। फिर क्या हुआ? क्या कमांडर रवि ने वह कैप्सूल प्राप्त कर लिया था? यह अभी पता चल जाएगा। पहले मैं यह बता दूं कि कमांडर रवि ने स्टेशन कोल्डा स्थापित होने के कुछ दिन बाद हेडक्वार्टर संदेश भेजा कि उसके स्टाफ में शत्रु का कोई जासूस भी है। शत्रु का जासूस? जी हाँ, हम लोगों ने अपने तौर पर छानबीन की तो पता चला कि हमारे शत्रु देश को उस फिल्म के कैप्सूल की जानकारी मिल गई थी और उसका एजेंट स्टेशन कोल्डा जाने वाले दल में शामिल हो चुका था ताकि वह कैप्सूल प्राप्त कर सके। मिस्टर सागर, अगर इस बार आप सच बोल रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपने पहले मुझसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार झूठ बोला है। यस कमांडर प्रताप, मैंने आपको कभी भी सच्ची बात नहीं बताई थी, क्योंकि समय आने से पहले मैं कैप्सूल का जिक्र नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बार मेरी कहानी बिल्कुल सच है। आगे कहिए मिस्टर सागर, हमें आपकी कहानी सुनकर आश्चर्य हो रहा है। आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्टेशन कोल्डा से बचाए गए आप लोगों में से एक व्यक्ति वह हत्यारा और शत्रु का जासूस है जिससे निपटने के लिए मुझे हजारों मील दूर यहाँ भेजा गया है। कुछ क्षण की खामोशी के बाद डॉक्टर जेम्स ने कहा, नहीं, मुझे आपकी कहानी पर विश्वास नहीं है। हमारे साथियों में से कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। इस समय मैं कल्पना की दृष्टि से देख रहा हूँ कि स्टेशन कोल्डा पर घटनाएं किस प्रकार पेश आई होंगी। कमांडर रवि को जब पता चला कि कोई व्यक्ति मौसमी गुब्बारों की गैस चुरा रहा था, या दूसरे शब्दों में कोई व्यक्ति चोरी चोरी गुब्बारों के द्वारा
कुछ संदेश किसी को भेज रहा था तो उसने अपने विश्वसनीय साथियों से मशवरा किया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि स्टाफ में कोई शत्रु का आदमी है जो वह कैप्सूल प्राप्त करने हमारे साथ आया है। वह कैप्सूल यहाँ कब गिरने वाला है? कैप्सूल को 2 दिन के अंदर गिरना चाहिए। वह हमारे स्टेशन के निकट 500 गज के दायरे में ही किसी स्थान पर गिरेगा। तो शत्रु का एजेंट कैप्सूल प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेगा। शत्रु ने एक चालाकी यह की थी कि कमांडर रवि के पास कैप्सूल तलाश करने के लिए जो उपकरण थे उनमें खराबी पैदा कर दी थी और कमांडर ने जो हिसाब लगाया उसके अनुसार कैप्सूल को 1 दिन बाद गिरना था, जबकि कैप्सूल अपने ठीक समय पर गिरा। इस बातचीत के बाद कमांडर रवि ने अपने एक साथी की ड्यूटी लगा दी ताकि वह कैंप से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखे। उधर हत्यारे के पास ऐसा यंत्र था जिससे उसे कैप्सूल गिरने का सही समय ज्ञात हो गया और ठीक समय पर वह कैप्सूल लेने निकल पड़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।